इस प्रोग्राम के प्रायोजक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। बहुत खास स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में। चर्चाएं खास में आज बात उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और ये नुकसान लगातार किसानों को झेलना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई जनपदों में हुई बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए अधिकारियों को पूरी तरह से तत्परता से नुकसान का आकलन करने का और राहत कार्य पहुंचाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसी को लेकर आज चर्चा, कितना यहां पर राहत अभी तक किसानों तक पहुंची है मुख्यमंत्री के आदेशानुसार और किस तरह से यहां पर जो तत्पर कार्यवाही मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है इस पूरी ओलावृष्टि और बारिश के दौरान किसानों के नुकसान को लेकर, वो किस तरह से किसान देख रहे हैं और किस तरह से किसान संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके का नुकसान फिलहाल किसान इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से झेल रहे हैं वो अपने आप में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की कृषि व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अक्षास पंडित हमारे साथ है, किसान नेता हैं, आपका स्वागत है। साथ ही सत्येंद्र भंडारी हमारे साथ है, पर्यावरणविद के तौर पर हमें जानकारी देंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अक्षांश जी आप ही के पास पहुंचती हूँ, इस समय उत्तर प्रदेश में किसानों के क्या हालात हैं, किस तरह से ये बेमौसम जो बारिश है वो किसानों के लिए आफत लेकर आई है? अगर आपने जो पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जी। नेटवर्क 10 ही एक ऐसा चैनल है जो एक किसानों की विपत्ति को पहली बार किसी न्यूज चैनल ने दिखाने का काम किया है जी। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बारिश हुई है, ये बारिश लोगों को तो ठंडक महसूस कर रही है, लेकिन ये किसानों के हृदय को जलाने वाला पानी है। ये इतना खतरनाक किसानों के लिए दर्दनीय समय चल रहा है। जिस फसल को किसानों ने रात दिन, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को शिशुपन से ला करके और यौवन अवस्था तक पाल पोस करके बड़ा किया, और ईश्वर न करे कभी किसी बच्चे की असमय मृत्यु हो जाए, वही स्थिति पर आज उस दर्द को जो महसूस करता हो पिता, आज वही दर्द को महसूस कर रहा है किसान। जी बिल्कुल। आज लेकिन कम से कम ये अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस गंभीर विषय को बड़ी तत्परता से लिया और इसपे जो मूलभूत अपना निर्देश देने की आवश्यकता है तो उन्होंने मूलभूत पर्याप्त निर्देश सरकार के नुमाइंदों को दे दिया है। अब देखने की आवश्यकता ये हो रही है कि जितना बड़ा आज आफत की घड़ी किसान के लिए आई है, इन आदेशों को सुनने के बाद ये अधिकारी ये जो फसलों का मूल्यांकन है और जो खराब फसलों को जो कभी भी किसानों को सही दर पर नहीं मिलता है उसका मुआवजा, शायद माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कड़े जो रुख किसानों के प्रति एक जो पॉजिटिव नजरिया अख्तियार किया गया है, तो अगर जिले के अधिकारियों ने भी उसी तरह किसानों के हुए नुकसान का सही मूल्यांकन यदि करा दिया तो कम से कम पूर्णतया तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक राहत मिलने की स्थिति नजर आ रही है। और ये स्थिति एक पर्टिकुलर एक जिले दो जिले में नहीं है, पूरा बुंदेलखंड इससे प्रभावित है, अवध प्रभावित है, मगध प्रभावित, और मुझे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रीजन इस पानी की समस्या से प्रभावित है और काफी बड़ी मात्रा में इसमें नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो त्वरित कार्रवाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। देखिए बारिश के एक दिन बाद ही उनकी तरफ से 4 लाख रुपए मुआवजे की जो घोषणा की गई है, इसके साथ ही अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं ना कहीं तमाम तरीके का जो मूल्यांकन है, आकलन है, वो धरातल पर जाकर करें और उसके बाद देखें कि किस किसान को किस गांव में किस जिले में कितनी जरूरत है। फिलहाल सत्येंद्र पहल है। जी
जी जी, सत्येंद्र भंडारी जी के मैं पास पहुंचती हूँ। सत्येंद्र जी, देखिए जो स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं इस समय, भारत का जो हम कहेंगे कि पूरी तरीके से जो हमारा पर्यावरण चक्र था वो उस तब्दील हुआ है, उसमें परिवर्तन आया है। आप बेमौसम देखिए किस तरह से तापमान अधिकतम होकर, सबसे पहले तो बहुत गर्मी से पहले ही इस समय बहुत गर्मी देखी गई और उसके बाद एकदम से ये मौसम में परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो चुका है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर सोचने वाली बात है। जो ये बेमौसमी बारिश हो रही है और अनियंत्रित बारिश हो रही है, जी उसका कहीं न कहीं कारण ग्लोबल वार्मिंग है। हमारे जो कार्य हैं, मानव जनित जो कार्य हो रहे हैं, ये हमारी प्रकृति को बहुत प्रभावित कर रहे हैं, बहुत नुकसान उत्पन्न कर रहे हैं और प्रकृति इस आहत से परेशान नजर आ रही है और इस कारण जलवायु के परिवर्तन होने के कारण जी इस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप आज अभी की अपडेट आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ में इस समय भी बर्फबारी हो रही है। जी यहाँ एक बार बिल्कुल गर्मी का मौसम आ गया था, लोगों ने हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे और अचानक मौसम परिवर्तन के कारण लोगों को फिर गर्म कपड़े उतारने पड़े। और मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड के लिए बारिश जो है ठीक है, लेकिन मैदानों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का हमने हाल देखा, मध्य प्रदेश का हमने हाल देखा, तो वहाँ बहुत ही कष्ट में हमारे किसान लोग हैं जो अपने कठिन परिश्रम से, अपने तप से हमारे लिए, पूरे देश के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, सब्जियां उत्पन्न करते हैं और इस वक्त पर चूंकि इस समय वो फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, कहते हैं कि सर्दियों में पौष और माघ में थोड़ी बारिश हो जाए तो गेहूं, सरसों और आलू और हरी सब्जियों की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मौसम के बदलने के कारण इस बार चैत्र मास में भी आप देख रहे हैं किसान बहुत परेशान है। मैदानों में गेहूं पक गया था, सब्जियां, आलू के किसान परेशान हो गए, सब्जी चाहे वो प्याज की खेती वाले हैं या तमाम सी खेती वाले लोग हैं, वो बहुत परेशान हो गए। तो कहीं न कहीं इसका जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग है और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारी जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। हम सबको चाहिए कि हम जलवायु का निर्माण करें, प्रकृति को परेशानियों से बचाएं। अगर प्रकृति असंतुलित होती है, परेशान होती है, तो कहीं न कहीं उसके खामियाजा हम सबको, जीवधारियों को उठाने पड़ते हैं। तो मैं इसका मेन कारण जलवायु ग्लोबल वार्मिंग को, जलवायु परिवर्तन को आप मानते हैं, ठीक है। जगपाल सिंह जी भी हमारे साथ है, कृषि विशेषज्ञ के तौर पर हमें जानकारी देंगे। जगपाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउसेस गैसेस का हम इफेक्ट देख रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से हमारे जो पूरी ओजोन लेयर है वहां तक का हम जो इफेक्ट है वो देखा जा रहा है, प्रभाव देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व में कंपेयर करें अपने देश की स्थिति को, तो हम कृषि प्रधान देश हैं। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर आने वाले दिनों के अंदर या फिलहाल भी देखा जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होगी यदि इसी तरीके की जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है आगे बनती है देश के लिए। देखिए, हम इस पर जितनी बात करते हैं उतना अगर कार्य करें सभी केंद्र और प्रदेश सरकारें और आम जन सभी जी, हम सुबह से शाम तक इस मतलब प्रकृति के विपरीत जितने कार्य हो सकते हैं उसे जाति तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी और हर तरह से उस पर करने, हम उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको नुकसान करने के लिए जी। और उसके निर्माण के लिए जैसे मुख्य समस्या यही है कि भाई हमारे यहाँ जो ग्रीन कवर होना चाहिए उसमें 1/3 या 30, 35, 33% की बात होती है, हमारे यहाँ 24% पे टिका हुआ है। तो उसमें बहुत लार्ज स्केल पे हमें एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, अब जंगलों को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज है उसका ट्री कवर हमें बढ़ा के
उससे वो किसानों को कुछ इनकम भी देगा और ग्रीन कवर भी बढ़ेगा। जी। जहाँ तक नुकसान का सवाल है, ये हर साल का मामला है और हर साल ये नुकसान होता है। मौसम में जितने फ्लक्चुएशन पिछले सालों से नजर आ रहे हैं, इतने फ्लक्चुएशन पहले नहीं होते थे। इस बार ये जो भी जो नुकसान हुआ है, जो गन्ने में कुछ कम कह सकते हो, वरना गेहूं में, सरसों में, आलू में, टमाटर में, पत्ता गोभी में, इन सब्जियों में 10 से 20% मिनिमम नुकसान हो गया है। जी। अब इस पे सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और मौसम के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसमें एक तकनीकी बात और मैं बताना चाहूंगा, एक दो, कि हम क्योंकि इसमें जो असंतुलित जो खाद इसमें हम डालते हैं, जिससे फसल की पैदावार ज्यादा होती है, तो उससे फालिंग हो जाती है, फसल गिरने का बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है। अधिक नत्रजन, अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगर हम संतुलित खाद प्रयोग करें, सभी न्यूट्रिएंट उसमें डालें और अगर प्राकृतिक और जैविक खेती का बढ़ावा देके, मेरा अपना जाति तजुर्बा रहा है, मैं पिछले रिटायरमेंट के बाद पिछले 15-16 सालों से किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग में करता हूँ। तो जो जैविक पद्धति द्वारा उगाई फसलें हैं, उनमें ये जो फैलिंग की समस्या है ये कम हो जाती है, उनके गिरने की समस्या कम हो जाती है। और कुछ जो बोने का जो समय है उसको किसान फॉलो नहीं करते हैं और एक फसल मतलब एक काटते हैं, दूसरी लेट हो जाती है, इस तरह से उसका भी असर है। तो हमें इन बातों का कुछ ऐसी, पहले जब ये नई प्रजातियां आई थी तो उसमें कुछ जो हाइब्रिड जो आए थे उसमें ड्वार्फ वैरायटीज थी। तो इसमें हमारे साइंटिस्ट कुछ इस पे भी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है, जिससे ड्वार्फ वैरायटी। और जो खेती करने का पद्धति है आज सबसे ज्यादा है कि उसको छिटक कर ब्रॉडकास्टिंग का सीड सोइंग हम ज्यादातर करते हैं। जब हमारे टाइम में, जब कब हम खेती में नए नए लगे थे, हम किसान के बेटे हैं, तो उस वक्त लाइन से खेती होती थी और ज्यादातर ये प्राकृतिक। तो आप ये कह रहे हैं कि जैविक खेती यदि करेंगे किसान तो कहीं ना कहीं जो नुकसान का यहाँ पर प्रतिशत है वो कम होगा, जो मौसमी नुकसान उसमें है कम होगा। बोने का टाइम भी उसमें रखे वो भी कम होगा। मतलब हर तरह से इसमें जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बहु तरीके से हमें इसमें अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम होंगे। और एक और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि किसान के बारे में, किसान के विषय में उसमें दया का पात्र कह के उससे लिप सिंपैथी तो सब देते हैं। अब ये नुकसान की भरपाई है, यही अगर किसी इंडस्ट्री में कोई होता तो उसमें राहत पैकेज फिक्की एक्टिव हो जाती और दूसरे कई संगठन एक्टिव हो जाते और उसको सरकार भी सुनती, उन्हें राहत पैकेज दिया। लेकिन किसानों की फसल जो कि इतनी आवश्यक चीज है कि जो कोरोना काल में सिर्फ खेती ऐसा धंधा था जिसमें प्लस दिखाई पड़ा, तो सभी नेगेटिव में गए। तो हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को, सोसाइटीज को, हमें सबको ये सोचना चाहिए कि जो हमारा भोजन हमारे लिए इतना जरूरी है, उतना मोबाइल नहीं है, हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमारा अब दूध भी कहीं नकली मिल रहा है, फसल भी सब खराब मिल रही है। तो इस पे ध्यान देकर सभी तरह से अप्रोच अगर हम करें तो शायद इसका कोई हल निकल पाएगा। बिल्कुल, बेहद ध्यान सरकारों को भी यहाँ पर देने की जरूरत है। अक्षांत जी आपके पास पहुंचती हूँ। देखिए, बात हम कर रहे हैं नुकसान की भरपाई की। अभी हम यदि बात करें तो किसानों की जागरूकता कितनी है, कितने % ऐसे किसान हैं, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ, जो फसलों के बीमा के बारे में जानते हैं, बोने से पहले जो ये अश्योर करते हैं कि कहीं ना कहीं यदि उनकी फसल पर मौसम का प्रभाव देखा जाता है, जो प्राकृतिक प्रभाव है वो देखा जाता है, तो सरकार कितनी अश्योरिटी फिलहाल देती है एक किसान को? एक चीज मैं बताऊं कि हमारे मित्र बहुत ही मतलब इतनी गंभीर बातों को इन्होंने रखा है, उसकी जो मार्मिकता है उसके आधार को समझे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि
कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए। अब इन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग पे हम लोगों को भरोसा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम लोग जैसे आज ये वर्ण संकर बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों के पास स्वयं इतनी ढेर सारी प्रकार की पद्धतियां थी कृषि की, लेकिन उन सभी जो हमारे भारत की परंपरागत खेती थी, जो हमारे भारत की परंपरागत कृषि थी, जिस पर अब लोग अवेयर हो रहे हैं, जो अवेयरनेस हमारी लगातार हमारे पूर्वज हमको कृषि की जो व्यवस्था थी सिखा करके गए थे, हम लोग अब पूर्णतः डीएपी और यूरिया पर आधारित हो गए। बिल्कुल। और जो कहीं ना कहीं कृषि और जो हमारी पृथ्वी है अनबैलेंस कैसे हुई, आज जो सरकार का एक बहुत बड़ा फंड वृक्षारोपण पर खर्च होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अनबैलेंस हो रहा है, पानी गिर रहा है, बिना मौसम की बरसात हो रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जब वृक्षारोपण तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके रखरखाव के लिए बाद में कुछ नहीं होता है। आगे आगे मतलब एक बुंदेलखंड की कहावत है कि आगे आगे पेड़ लगता पीछे पीछे बकरी खाती है। बिल्कुल। और इससे कहीं ना कहीं अगर सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर सरकार वृक्षारोपण पर भी अगर महत्वता से अपनी निगाहों को बच्चे को केवल वृक्षित न करते हुए उसको उसकी यौनता तक अगर ले जाने का काम सरकार करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था उसमें सुधार होगा। अब आ गया था आपका प्रश्न कि आपके द्वारा कहा गया कि कितने % लोग कृषि बीमा के बारे में जानते हैं। आज भी सरकार, मैंने पूर्व में भी कई चैनलों में इस चीज को कहा है कि सरकार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास करके बच्चों को वेरियस टाइप के अवेयरनेस कोर्सेज चलाती है कि आप अपनी जीविका को स्वपोषण करने के लिए उसको विभिन्न कोर्सेज कराए जाते हैं। आज नए युग का किसान बहुत ज्यादा पढ़ लिया और पुराने युग का किसान बिल्कुल नहीं पढ़ा, और ये जो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप आज तक किसान अपनी योजनाओं के बारे में नहीं जान रहा है, आज भी अपनी किसान अपनी व्यवस्थाओं के बारे में नहीं जान रहा है, और कृषि बीमा को जबरदस्ती करवा दिया जाए तो अलग है, लोगों को पता ही नहीं कि कृषि बीमा क्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जी। और एक किसान क्रेडिट कार्ड जब किसान का बनता है तो बहुत ढेर सारे बैंकों के जो शाखा प्रबंधक हैं वो फसल बीमा कर देते हैं। वो फसल बीमा कई बार किसानों को अज्ञानता हो जाती है कि भाई हमारा पैसा किस चीज का काट लिया गया, लेकिन जब इस प्रकार की आपदा देश के किसानों के ऊपर आती है तो वो कृषि बीमा कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक राहत पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन समस्या वहां पर भी एक बहुत बड़ी आती है कि कृषि बीमा होने के बाद भी किसानों को उसका लाभ नहीं हो पाता। मैं बताना चाहूंगा कैसे कि जो भी बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां होती हैं वो जिले के जिलाधिकारियों के पास आकर के उस जो मूल्यांकन, जो सही मूल्यांकन होना चाहिए, उन मूल्यांकनों पर वो सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। उससे कहीं ना कहीं जो अगर किसी किसान को एक फसल के मुआवजे के तौर पे 30,000 रुपए मिलना चाहिए, उसको 10,000 मिल पाता है, उसको 5,000 रुपए मिल पाता है। तो मेरा फिर से सरकार से एक निवेदन है कि जिलाधिकारी के माध्यम से तो मुआवजे का एक चर्चा होती ही है, लेकिन सरकार एक अलग से इस पे एक कमेटी का गठन कर दे कि जो इसके लिए विशेषतया किसानों के लिए बहुत बहुत बड़े राहत की बात हो जाएगी कि उनके द्वारा जो बीमा, कृषि बीमा करवाया गया है, वैसे ही आप समझिए करवाने वालों की संख्या अज्ञानता के चलते कम है, और जिन लोगों का हो जाता है उनको उसका लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता है कि उसके जो मूल्यांकन की स्थिति वो बहुत कम है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इसके लिए एक अलग से कमेटी का गठन करना चाहिए जो केवल ये देखे कि, और एक ऑप्शन होना चाहिए किसान के पास कि अगर उसको महसूस होता है, क्योंकि आजकल सभी लोग धीरे धीरे अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को इस चीज का, जैसे जन सूचना का अधिकार एक लोगों को मिल गया है कि अगर सूचना चाहता है तो मिल सकती है, तो सरकार के द्वारा एक जो मानक तय किए जाए, जो कंपनियों और सरकार के बीच में मानक तय किए जाते हैं किसानों के लिए कि ऐसा ऐसा जो मानक है, अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो इसको इतने रुपए एकड़ के हिसाब से, इतने रुपए बीघे के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। और अगर किसी कारणवश कर्मचारियों के द्वारा सही मुआवजा सही वो नहीं मिल पा रहा है, इसको मुआवजे की रकम,
और अगर उसको पता चल रहा है कि मेरी रकम कम है तो उस पर भी आज तक इतने बड़े अरसे में जो बीमे का मुआवजा संबंधित लोग रिपोर्टिंग कर देते हैं वही मिलता है, उसके बाद वो लड़ाई लड़ता रहता, कभी उसको वापसी नहीं मिल पाती। लेकिन फिलहाल ये बहुत कहीं ना जरूरत है ना, कहीं क्योंकि किसानों देखिए के बड़े साथ बड़े स्तर पर देश में यहाँ पर किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहे हैं हम, अलग अलग जगहों पर आप देखिए फिलहाल इस अवेयरनेस की, जागरूकता की जरूरत है कि किसान को हो, और यदि सरकारें लाभ दे रही हैं तो प्रशासनिक खामियों के बिना वो लाभ किसान तक पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है। बड़ी बात है जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस पर काम किया जाएगा ना तो कहीं ना कहीं जो सरकार की एक मंशा है कि हम लोग किसानों को स्वस्थ कर दें, समृद्ध कर दें, मजबूत कर दें, ये केवल जो बयान पर नहीं टिक जाएगी बात, ये जमीन पर भी जब हकीकत होने लगेगी तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के जीवन में, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनके सामाजिक स्थिति में कहीं ना कहीं ये सब चीजें है बहुत छोटी चीज, लेकिन ये छोटी चीज उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ढेर सारा। जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है या कोई आपदा आ जाती है तो जब हम लोग जाते हैं ना उसकी शव यात्रा के दौरान, वो व्यक्ति तो नहीं लौट पाता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उस दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं कि आप अकेले नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं। उसी प्रकार से इस तरीके की जब किसानों के ऊपर आपदा आ जाती है तो सरकारों की, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उन सरकारों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है, केवल ये घोषणा कर देना कि नहीं आपको बीमा का लाभ मिलेगा, ये पर्याप्त नहीं है। इस पर भी एक जांच होने का ये बहुत बड़ा विषय है। आज तक जो रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा लगा दी गई कि भैया उनका 5 बीघे में 5 बीघे में उनके गेहूं बोया गया था और 5 बीघे में 3 बीघे में खराब हो गया, 2 बीघे का नहीं हुआ, और हो सकता है लेखपाल के द्वारा गलत रिपोर्ट लगाई, यानी कि वो आकलन ही सही नहीं हो पाता है। आकलन परफेक्ट आपने वर्ड कहा, उसका जो एक आकलन है वो सही नहीं, और इसकी जो संख्या है आकलन सही ना हो पाने की, ये एक संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, लोगों को और हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, तो जसपाल जी आप कुछ कह रहे हैं इस बात के ऊपर, आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं पंडित जी की बात से पूर्णतः सहमत होते हुए ये इसका सुझाव और निदान के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जिला स्तर पर और से लेकर प्रदेश स्तर तक और केंद्र स्तर तक भी एक इसका फार्मर्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, यानी कि उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए एक कमेटी हो जिसमें फार्मर्स का रिप्रेजेंटेशन भी इक्वली हो, वो मॉनिटरिंग प्लस ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम करे। और हमारे सबसे दूसरा जो जरूरी है कि हमारे सिस्टम में नई नई चीजें, नई नई बातें सारे टीम हो जाती हैं, और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की योजना बनाने में नियत और सरकार की में कोई मंशा किसी भी टाइम पे नहीं देखी, और इस वक्त और बहुत ज्यादा किसानी पे जोर देने की सरकार कर रही है, लेकिन उसके सब के बावजूद जो आज किसान को छोड़ के सारे जो वैज्ञानिक हैं वो खुशहाल हैं, सारे जो अधिकारी हैं वो खुशहाल हैं, सारे विभाग खुशहाल हैं, सारी कंपनियां खुशहाल हैं, और सारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं चल रही सब खुशहाल हैं, उस किसान के नाम पे सब लोग खुशहाल हैं। और लेकिन किसान उसी बेहाल है, इसलिए एक मानसिक दशा जो माइंडसेट बदलने की जरूरत है किसान के प्रति, और हम इसका उसका इन्वॉल्वमेंट करें, और ये जो किसान नेताओं को भी एक परख के उनके एक इनको भी एक मान्यता प्राप्त, उसकी ऑनेस्टी भी उसमें आनी चाहिए, उसका एक ये जो हमारे जो डिपार्टमेंट जो अपना दायित्व पूरा नहीं करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी एक इसमें फिक्स होनी चाहिए कि इसका फेल्योर कहाँ हुआ, और किसान जो आज ये स्थिति है लोगों की सीएम के उस पे भी पोर्टल पे भी शिकायत कर लेंगे तो भी नहीं होगी, और ये जो जितना अब सिस्टम हावी हुआ है इस सिस्टम में जरूर कमी करने की जरूरत है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत मेहनत सुनते भी हैं, लेकिन सिस्टम इस टाइम पे जो है इस पे एक थोड़ा प्रयास सरकार की तरफ से अगर होगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस स्टाइल में अपना काम करते हैं और प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि अगर इनका तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम प्लस ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अगर हो जाए तो
जो इन्होंने अभी अपने जो बात बताई, बिल्कुल। वेदना जो बताई, उसका कोई निदान निकल सकता है। ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और उम्मीद है कि देखिए जो बिंदु अभी रखे गए हैं चर्चा में वो सभी उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें यदि काम कर रही हैं तो वो काम, वो मदद किसानों तक पहुंचे, इसकी बहुत जरूरत है। और चाहे अकाउंटेबिलिटी की बात हो, चाहे जागरूकता की बात हो, ये सभी चीजें फिलहाल किसानों को लेकर बहुत जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मेजोरिटी जो पार्ट है वो हमारी कृषि पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बात आज हम किसानों की कर रहे थे। उत्तर प्रदेश समेत इस समय पूरे देश में इस बेमौसम की बारिश से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए हालांकि हमने देखा है कि सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन फिलहाल इस मुआवजे के बाद भी किन किन चीजों की जरूरत है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। बने रहेगा हमारे साथ, आप देखते रहेगा नेटवर्क 10। जय हिंद।